सभी को नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के 10th क्लास का संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले संधि आती है अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंतर्गत। अनुप्रयुक्त व्याकरण, अनुप्रयुक्त व्याकरण, ठीक है, ये आपके सिलेबस का ही है। तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि क्या होती है? दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। अब हम देखते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा व्यंजन संधि, इसे आप समझ लीजिएगा। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है। अब यहाँ पे स्वर संधि जो नया वाला सिलेबस है इसमें आपका स्वर संधि नहीं है। तो क्या है? व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं व्यंजन संधि। बहुत ही सूक्ष्म रूप में पढ़ेंगे जिससे एग्जाम नज़दीक है और आपका तैयार भी हो जाए। व्यंजन संधि, ठीक है। अब व्यंजन संधि में आपसे 4 चीज़ें पूछी जाएंगी। पहला है तुकागम। तुकागम, इसका मतलब होता है तुक का आगम। तुक का आगम। आगम का अर्थ होता है आना, ठीक है, बीच में आ जाना। तो तुकागम का मतलब तुक बीच में आएगा। अब तुक क्या होता है? यह जो तुक है यह क्या होता है? तुक का अर्थ होता है त। क का लोप हो जाता है, उ का लोप हो जाता है, तो क्या बचता है? त। कहने का मतलब है त का आगम। पहला तो ये पूछा जाएगा। दूसरा आपसे इसके अंतर्गत म को अनुस्वार पूछा जाएगा। म को अनुस्वार, कि म का अनुस्वार कैसे होता है, ठीक है। यह दूसरा हो गया। तीसरा है जस्त्व। जस्त्व मतलब तीसरा वर्ण कैसे होता है। अभी मैं सारा डिटेल में बता दूंगा। अभी तो आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। और चौथा है प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में परिवर्तन। मतलब जैसे क है तो क का 5वां वर्ण क्या है? ङ है। तो यह कह रहा है कि क का ङ में परिवर्तन, जो प्रथम वर्ण है वह अपने 5वें वर्ण में। तो इसके अंतर्गत जैसे क, ख, ग, घ हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 और 5। 5वां वर्ण यही है। तो यह जो इसको ङ में कैसे परिवर्तित होगा, इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो हम पहले शुरू से करते हैं तुकागम। तुकागम, तुका यहाँ से तुकागम, यह हो गया तुकागम। त का आगम, इसमें पहला सूत्र है शी। पहला है शी तुक, ठीक है, शी तुक। यह एक तरह का सूत्र है। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि यदि किसी शब्द के अंत में न के पश्चात यदि श हो तो उन दोनों के बीच में विकल्प से तुक का आगम हो जाता है, ठीक है। और जो त जुड़ता है तो फिर छ भी हो जाता है। इस तरह से श्रुत संधि का नियम होता है। कुल कहने का मतलब यह है कि यदि किसी शब्द में जो पहला है वह न है, ठीक है, और न के बाद यदि श आ रहा है तो इसके कहने का मतलब यह है कि इस न और श के बीच में एक क्या हो जाएगा? तुक का आगम हो जाएगा कि न प्लस
तुक प्लस स, इस तरीके से हो जाएगा। अगर यहाँ पे त जोड़ता है तो यह कह रहा है कि यहाँ पे इष्टुत्व संधि का नियम भी लागू होगा। हम आपको बता रहे हैं कि न के बाद हमने बताया था कि न के बाद तुक आएगा, तुक मतलब त आएगा और फिर क्या है, स आएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा। न किस में बदलेगा, न्यो में बदलेगा। इष्टुत्व संधि न किस में बदलेगा, न्यो में बदलेगा। ठीक है, और शी तुक, यह जो है इसके अंतर्गत न के बाद यदि श आता है तो त का आगम होता है, त बीच में अपने आप आ गया है। ठीक है, तो शी तुक से यह सिद्ध हुआ। अब न का तो य बदला, फिर त का उच्चुत्व संधि, एक उच्चुत्व संधि होती है इस तरीके से। ठीक है, उच्चुत्व संधि का मतलब यह होता है कि यदि स वर्ग और त के बाद यदि बड़ा स मतलब तालव्य स और च आए तो यह दोनों स और च में ही बदलते हैं। अर्थात त रहेगा तो भी च में बदल जाएगा और स रहेगा तो इस वाले स में परिवर्तित हो जाएगा, तालव्य स में बदल जाएगा। अब त है तो यहाँ पर यह च में बदल जाएगा। ठीक है, और इसी में यदि यह जो श है यह छ में बदल जाएगा। कुल मिलाकर के हमें क्या देखने को मिलेगा, आधा य और आधा च और छ। इस कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन दिखती है तो आप समझ जाइए यह तुकागम शीतुक सूत्र से हुआ है। अब इसका हम उदाहरण के तौर पे इसे हम पहचान लेते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए गच्छन। ठीक है, यहाँ पर देखिए गच्छन है, गच्छन, तो गच्छन में यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे न है। ठीक, और यहाँ पर श है। अब इसके बीच में त आएगा, न और स के बीच में त आएगा तो गच्छ है। फिर जो न है, न किस में बदलेगा, आधा ञ में बदलेगा। फिर यह न की जगह पे आधा ञ आ जाएगा। और यहाँ पर जो प्लस दिख रहा है, गच्छन और सीते के बीच में जो प्लस दिख रहा है, यहाँ पर जो प्लस दिख रहा है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा, आधा तो आ जाएगा। और फिर तो किस में बदल जाएगा, आधा च में बदल जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमें क्या प्राप्त होगा, गच्छन छेते, यह मिल गया। लेकिन इसमें फिर बाद में यह जो च है, आधा च है, इसका लोप हो जाएगा, मतलब यह गायब हो जाएगा। लोप का अर्थ होता है गायब होना। तो हमें क्या मिल जाएगा, गच्छन छेते। ठीक है, ये तो मैंने पूरी परिभाषा बताई। लेकिन एग्जाम में अगर हमें हल करना है तो हमें ट्रिक से हल करना है। हमने जहाँ भी देखा कि न के बाद तालव्य श आया तो हमें च, न के बाद एक तालव्य श आता है तो हमें यह कंडीशन मिल जाएगी। इस तरह की कंडीशन मिलेगी। ऐसी कंडीशन जहाँ भी मिलेगी उस ऑप्शन को हम सही कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही समझना है। इसी को, इसका मतलब आधा ञ और छ होता है, यह ञ में बदलता है और यह छ में बदलता है। ठीक है, इस तरीके से तिष्ठन धन क्षेत्र, देखिए तिष्ठन क्षेत्र लोप होकर के यह हो गया तिष्ठन क्षेत्र। ऐसी कंडीशन आती है तो फिर जिसमें ऐसा ऑप्शन रहेगा वही सही होगा। यहाँ पे देखिए इसी तरह से तिष्ठन शब्द आयते, देखिए तिष्ठ आधा य आधा च छ, तिष्ठन, तिष्ठन शब्दायते, तिष्ठन शब्दायते। ठीक, सन, सन में देखिए आधा न के बाद स आया तो न का य हो गया और इसका च हो गया और ये छ है हो गया। तो संछन छम्भो और संछम्भो, इस तरीके से यह पूरा हुआ। यह तुक का आगम है। ठीक है, इसी तरह से तुक का एक और आगम है कि अगर छे च सूत्र होता है उसका, छे च, एक सूत्र है छे च। इसका कहने का मतलब है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो तुक का आगम होता है। तुक का त शेष रहता है, शुद्ध संधि से त को च हो जाता है। मतलब कि स्वर तो आप जानते ही हैं, अ आ ई उ ऊ री ली,
ये सब स्वर होते हैं। तो ये कह रहा है कि स्वर हो लेकिन अ हो तो अ का दीर्घ क्या होता है, अ का दीर्घ क्या होता है, आ होता है। ठीक है, अ का दीर्घ आ होता है, ई का दीर्घ बड़ी ई होता है, और ऊ का दीर्घ बड़ा ऊ होता है। और तो इस तरीके से कह रहा है कि जो दीर्घ वाले स्वर हैं यह नहीं होने चाहिए। ठीक है, छे च में जो दीर्घ वाले स्वर हैं यह नहीं होने चाहिए, बल्कि ऐसे स्वर होने चाहिए लघु वाले स्वर, मतलब छोटे वाले स्वर जिन पे कोई मात्रा न हो। ठीक है, और इसके बाद इस जो छोटा, इन सभी के बाद जो छोटे स्वर हैं, छोटे स्वरों के बाद यदि छ आता है, छ आ जाए तो क्या हो जाता है, बीच में, इनके बीच में तुक का आगम हो जाता है। तुक मतलब त, आधा त आ जाता है। ठीक, अब इसको हम उदाहरण से देख लेते हैं। उदाहरण में हम देख लेते हैं। देखिए, परी है, परी में छोटी ई है, बड़ी ई तो है नहीं। ठीक, और फिर यहाँ पर देखिए छ आ गया। ठीक, अब यहाँ पे छ आ गया तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, त आ जाएगा। और त क्या, अच्युत संधि से, यह समझिए अच्युत संधि से हमेशा त जो है च में, आधे च में बदल जाएगा। ठीक, इस तरीके से देखिए, पर यहाँ पे तुक, तुक मतलब त आ गया, और छेद, फिर यह तुक का जो त है यह आधे च में बदल गया। यहाँ पर देखिए छोटा सा च बना हुआ है, तो हो गया टोटल परिच्छेद। अब एग्जाम में हम कैसे देखेंगे, एग्जाम में कहीं भी छ मिलता है, अगर छ मिलता है तो उसके पीछे आपको च जोड़ लेना है। ठीक है, छ च, एग्जाम में कहीं भी छ मिलता है तो उसके पीछे च जो रहेगा वो सही होगा हमेशा। अब यहाँ पर भी देखिए लघु उ है, छ है, तो अनुच्छेद हो गया। वृक्ष है, फिर यहाँ पे तुक का आगम हो गया है, वृक्ष है, छ अ है, आ तो है नहीं, फिर तुक है, इसके बीच में तुक आ गया, तुक का मतलब त आ गया, और यही त जो है च में, आधे च में बदल जा रहा है, तो आगे चल के क्या बन जा रहा है, वृक्ष छाया। ठीक, ऐसे स्व है, स्व का अ है, फिर छंद है। अब बीच में तुक का आगम होगा, त जुड़ेगा। ठीक है, अब त जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, स्व, त का फिर च हो जाएगा, त का स्वच्छंद हो गया। फिर संधि है, संधि धन छेद, तो अच्छा ये संधि है, संधि है। अब हम यहाँ पे ऐसे लिख दें, तुक का अगर आगम हो गया है तो हम ऐसे लिखेंगे संधित छेद। ठीक है, संधित छेद। अब यही जो त है, यही जो त दिख रहा है, यही च में बदल जा रहा है। ठीक है? हर जगह ऐसे ही हो रहा है, हमें इसी चीज़ का ध्यान देना है कि कहीं भी छ आएगा तो वह त में बदल जाएगा। बस इतना ही हमको समझना है, इसी पॉइंट को हमें अपने ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसके आगे हम पढ़ेंगे मो अनुस्वार। ठीक है, एक तुकागम का हमें पता चल गया कि कहीं भी तुकागम का हमको पता चल गया कि कहीं भी न के बाद यदि छ आता है तो यह य आधा य आधा च और छ में बदलेगा। ठीक, इस तरीके से कंडीशन बनेगी, या य और छ वाली कंडीशन बनेगी। ठीक, दूसरा हमने देखा कि यदि लघु स्वर है, लघु स्वर है, लघु स्वर, ठीक है, इसके बाद यदि छ आता है तो कैसी कंडीशन बनेगी, च और छ की कंडीशन बनेगी। ठीक, यह हमें ध्यान में रखना है। तुकागम में इनके बीच में भी तुक का आगम हो रहा है, च इसलिए आ रहा है कि त का जो है च में बदलाव हो जा रहा है। आगम मतलब बीच में आना। ठीक है, तो बीच में कूद पड़ रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, तो च में बदल रहा है, तो इसलिए इस तरीके से और इस तरीके से और इस तरीके से कंडीशन हमको प्राप्त हो रही है। ठीक, अब हम इसे, अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि मो अनुस्वार, जो म है यह अनुस्वार हो जा रहा है, मो अनुस्वार, मो अनुस्वार,
इनके कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पे म है ये किस में बदल जा रहा है, बिंदु में बदल जा रहा है, मतलब यह जो अनुस्वार बिंदु है इसमें बदल जा रहा है। ठीक है। तो यह कैसे, किस नियम के द्वारा हो रहा है, यही हमें इसमें पढ़ना है। तो एक बता रहे हैं कि यदि शब्द के अंत में म आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन आ जाए तो म को अनुस्वार हो जाता है। ये तो बहुत आसान है, इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई शब्द है उसके अंत में म आ रहा है, ठीक, इस तरीके से म आ रहा है और प्लस सामने जो है क्या है, सीधे व्यंजन आ रहा है, मतलब कोई स्वर नया है। अगर व्यंजन हो तो मो अनुस्वार से यह म जो है यह अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक, यह इस वाले बिंदु में बदल जाता है। हम इसके उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रामम, ग्रामम में देखिए म है लास्ट में और फिर य है, यह क्या है, व्यंजन है। तो म है, यह जो म है हलंत वाला म, यह क्या है, अनुस्वार में बदल गया। यहाँ पर देखिए ग्रामम हो गया, इसके ऊपर बिंदी लग गई, तो यही अनुस्वार है, ग्रामम याति हो गया। यह म यहाँ से गायब होकर के और एक बिंदु में बदल जा रहा है। ठीक है। ऐसे पत्रम में म देखिए, इस म के बाद क्या है, इस म के बाद ल है। ल क्या है, एक व्यंजन है, तो इसलिए पत्रम हो गया। पत्रम में जो म है यह ऊपर बिंदी बन गई, इसके पत्रम लिखत है। ऐसे हरिम वंदे, तो फिर क्या है, हरिंग वंदे हो गया, अनुस्वार हो गया। मधुरम में भी म देखिए है, बाद में क्या है, व्यंजन है, तो यह भी मधुरम हसति हो गया। पाठम पठति, पाठम पठति हो गया, मतलब म के बाद व्यंजन होता है तो म अनुस्वार हो जाता है। यह सूत्र है, यह आप याद रखिए। आपका दूसरा भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है, जस्त है। जस्त का मतलब होता है, जस्त का मतलब होता है तीसरे वर्ण में बदलना। ठीक है। जश, संधिम झलाम जशो अंते, इसका एक संधि भी होता है, झलाम जशो अंते। झल प्रत्याहार आपने देखा होगा, पाणिनि का प्रत्याहार, सारे सूत्र वहीं से निकले हैं, लेकिन आपको आसानी से बताने के लिए हम उन सूत्रों पर विशेष नहीं जाते हैं, हम आसानी से ही आपको तैयार करवाना चाहते हैं। झलाम जशो अंते, इनके कहने का मतलब है कि यदि प्रथम पद के अंत में वर्गों के प्रथम अक्षर हों, स्थित हों, और उसके बाद कोई स्वर हो या कोई भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या यवर अल हो में से कोई वर्ण हो, तो वर्ग का प्रथम वर्ण उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। ठीक है। अब पूरी बात ऐसे नहीं समझ में आएगी। ये कह रहे हैं कि वर्ग का प्रथम, जैसे क है, क ख ग घ ङ होता है तो क अपने वर्ग का हेड होता है। ठीक है। फिर च है, च छ ज झ ञ होता है तो च अपने वर्ग का प्रथम वर्ण होता है। फिर क्या आता है, ट आता है, ट आता है तो ट भी क्या है, अपने वर्ग का प्रथम है। फिर त है और लास्ट में प है। इस तरीके से 1 2 3 4 और 5 वर्ण जो होते हैं यह प्रथम वर्ण होते हैं, मतलब सबसे पहले यही आते हैं। तो दूसरे, यह पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, ख होता है, इसका क्या होता है, च, छ हो गया, ट, ठ हो गया, ड हो गया, नहीं ड नहीं होता है। ट के बाद क्या होता है, यहाँ पे फ हो गया, आप समझ रहे होंगे। प के बाद क्या होता है, फ होता है। तो यह जो वर्ग है यह दूसरा वर्ग है। तीसरा क्या है, ग हो गया, फिर च छ ज, ज हो गया, ड हो गया, द है, ब है। ठीक, यह तीसरा हो गया। चौथा क्या हो गया, घ है, झ है, ढ है, ध है और भ है। यह चौथा हो गया। और पांचवा क्या है, पांचवा यहाँ पे ङ है, यहाँ पे ञ है, यहाँ पे ड़ है, यहाँ पे न है और यहाँ पे म है। ठीक। अब ये कह रहे हैं कि यदि वर्ग का प्रथम वर्ण हो, ठीक है, वर्ग का प्रथम हो, यहाँ पे इस दूसरे वाले की कोई बात ही नहीं कर रहा है, दूसरे वाले की
अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है दूसरे वर्ग की। ये कह रहे हैं वर्ग का प्रथम वर्ण, मतलब क क, यहाँ से कलर चेंज करके हम आपको बता देते हैं, क च ट त प, ए हो, सबसे पहले ए हो, इनके बाद यह तीसरे चौथे और पांचवें में से कोई हो, या तो स्वर हो, कोई स्वर हो, स्वर मतलब अ आ ई वाले हो, तो यह जो क है यह अपने वर्ग का कौन सा बन जाएगा, तीसरा। यह क है तो इसके वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो गया, ग हो गया, ग में बदल जाएगा। च है तो च किस में बदलेगा, ज में बदलेगा। ट है, ट किस में बदलेगा, ड में बदलेगा। त है, ड में बदलेगा। प है और यह ब में बदलेगा। ठीक है, हमें इसी बात को समझना है। अब चलिए हम उदाहरण के दृष्टिकोण से समझ लेते हैं इसको। अब इसमें देखिए दिया गया है कि क को ग, यह जस्ट संधि में है, क को ग में बदल रहा है। देखिए यहाँ पे क है, इसके बाद क्या है, क के बाद क क्या है, अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है। क च ट त और प। अब ये कह रहे हैं इन सभी के बाद, इन सभी के बाद क्या होना चाहिए, इन सभी के बाद तीसरा चौथा और पांचवा हो या तो स्वर हो। ठीक है, इन सभी का तीसरा चौथा पांचवा हो या तो स्वर हो। तब देखिए क है, क के बाद उ क्या है, स्वर है। अब इसके अनुसार क को किस में बदलना होगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलना होगा। अपने क का तीसरा वर्ग क्या है, देखिए क ख और ग, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, तो क पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो यह क का तीसरा क्या है, ग है, तो क किस में बदलेगा, ग में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रीथ, यहाँ पे क ग में बदल गया और उसके आगे उ था तो मात्रा, सॉरी उ था तो इस पे मात्रा लग गई तो हो गया गु। ठीक है, तो पृथक गुच्यते हो गया। इसी तरह से अच में देखिए च है, यहाँ पे इसके बाद क्या है, स्वर है, तो च का तीसरा वर्ण क्या है, च छ और ज। च किस में बदलेगा, ज में बदलेगा। ठीक है, देखिए अच धन अंत, तो च बदल गया ज में तो हो जाएगा, हो गया अजंत। यहाँ पर देखिए च है, च के बाद फिर अ है, स्वर है, स्वर या हो या तीसरा चौथा पांचवा हो तो आजाद हो गया। यहाँ पर देखिए थोड़ा अलग मिला, यह ट है, ट के बाद क्या है, ग है, मतलब वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, किसी भी वर्ग का हो, तीसरा चौथा पांचवा हो या स्वर हो। तो यहाँ पे ग क्या है, किसी भी क वर्ग का तीसरा है। ठीक, ये मिल गया। अब ट किस में बदलेगा, ट का जो अपना वर्ण है, यह ट का वो अपने में तीसरे में बदलेगा। तो ट का तीसरा का ट ठ ड, यह भी तीसरे में बदल गया। तो यहाँ पर देखिए ड यहाँ पे आ गया तो हो गया स्वराट धन गायत्री, बारो स्वराट गायत्री, विराट धन गायत्री। यहाँ भी ट है, यहाँ भी ग है, ट अपने तीसरे में बदल गया ड में। ठीक है, तीसरे में ही बदलेगा तो विराट गायत्री हो गया। इसी तरह से दूरात आगच्छत, त है, वर्ग का पहला वर्ण है त, और त के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है, तो त किस में बदलेगा, द में बदलेगा और आ की मात्रा लगेगी, दा हो गया, दूराद आगच्छत हो गया। फिर तो आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए तो है पहला, दृश्यते, फिर ये तो है, द में बदल गया, पाठा दृश्यते। अब यहाँ प को देखिए, प भी पहला वर्ण है, प के बाद क्या आ रहा है, ज आ रहा है, ज भी तीसरा है, च छ ज में यह भी तीसरा आ रहा है। तो जब तीसरा आ रहा है तो प भी अपने का तीसरा बन जा रहा है। प का तीसरा क्या होता है, प फ और ब में बदलेगा। इसका मतलब कि अगर किसी भी वर्ण किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण है, क च ट त प, इसके बाद यदि स्वर आए, यदि स्वर आता है या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आता है, ठीक है, तो क्या होगा, यह अपने वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से यह बताते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे
किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण में परिवर्तन, मतलब कि पंचम वर्ण में कैसे बदलेंगे। प्रथम वर्ण होगा, प्रथम वर्ण का यह क्या बदलेगा, पंचम वर्ण में परिवर्तन। यही एक बचा हुआ है। परिवर्तन, ठीक। इसे हम समझ लेते हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है तो वह अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। कहने का मतलब कि यदि क, च, ट, त और प, ठीक है, इसके बाद इन सभी के बाद किसी के भी बाद यदि न आ जाए, य आ जाए, पांचवा वर्ण आ जाए, मतलब र आ जाए, न आ जाए और म आ जाए, मतलब इसके बाद नहीं, यह म इसके भी बाद आ सकता है, न इसके भी बाद आ सकता है, य इसके भी बाद आ सकता है, ठीक है। तो कह रहे हैं यह जो है, जो पहला वर्ग का वर्ण है, जो पहला वर्ण है, यह किसमें बदलेगा, अपने वर्ण के न में बदलेगा। ये नहीं कि क है तो य में बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो क है या कभी बदलेगा न में बदलेगा, च है य में बदलेगा, ट है ड़ में बदलेगा, त है न में बदलेगा, प है म, मतलब क च ट त प के बाद यदि य ड़ न य ड़ न म में से कोई आ जाए तो यह जो है पहला वर्ण है वह अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। इस तरीके से बदल जाएंगे। वो उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं इसी को। यहाँ पर देखिए, अच्छा तो दूसरा है क्योंकि, एक मिनट हम इसे ढूंढ लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यह शट है, यहाँ पे ट आ रहा है, ट है, इसके बाद क्या है, पंचम और न है, तो ट किसमें बदलेगा, ड़ में। देखिए आधा ड़ हो गया। इसी तरह त है, इसका पंचम वर्ण न है तो किसमें बदलेगा, सन्नाम हो जाएगा, आधे नाम बदलेगा। त है, इसका पंचम वर्ण न है, तो अभी त का पंचम वर्ण क्या होता है, न ही होता है, तो यह भी अपने न में बदल जाएगा। वाक है तो फिर मयम है, म अपने वर्ग का पंचम वर्ण है, तो जो क है यह किसमें बदलेगा, क म में नहीं बदलेगा बेटा, क जो है न में बदलेगा, ठीक है। इस तरीके से प है तो ब में बदल गया, क्योंकि इसके आगे पंचम वर्ण में म है। इस तरीके से व्यंजन संधि में जो भी आपका आएगा इसी तरीके से आएगा और इसे हमें समझ लेना है, ठीक है। धन्यवाद।